सभी अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी वनपाल मॉडल पेपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपना मॉडल पेपर नंबर 10 है उसे कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और शायद ही अपनी इस सीरीज का लास्ट पेपर है, जो कि मैंने आप लोगों को पीछे वाले मॉडल पेपर में सूचित कर दिया था, क्योंकि अपने जो 30 मॉडल पेपर्स की सीरीज थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई। लेकिन चिंता नहीं करनी है, इस क्लास के बाद में आप लोगों को एक मेगा क्लास मिलने वाली है जिसमें 500 प्लस प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। तो ये मत सोचना कि सर ने 30 मॉडल पेपर बता दिए थे और नहीं करवा पाए। तो उस 500 प्लस क्वेश्चंस में आपके कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन है वो मैं करवाने वाला हूँ। वो आपकी एग्जाम के एक दिन पहले सुबह आपको मिलने वाला है। चिंता नहीं करनी, उसको फास्ट फॉरवर्डिंग करके आप देख लेना। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, देखो अपन आज शुरू कर लेते हैं अपने मॉडल पेपर नंबर 10। और इसमें भी हम बिल्कुल वैसे ही पढ़ने वाले हैं जैसा कि हमने अपने अभी तक के मॉडल पेपर्स का रिवीजन किया है। अच्छा, पहला प्रश्न क्या है इसमें दिया राज्य स्तरीय प्रदर्शनी नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान प्रदर्शनी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया प्रदर्शनी का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में 15 से 18 दिसंबर 2025 को किया गया था, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन राज्य सरकार के कार्यक्रम 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर किया गया था, यह भी सही बात है। प्रदर्शनी में सभी विभागों की योजनाओं को प्रदर्शित कर इनकी जानकारी आमजन तक पहुंचाई गई थी, बिल्कुल सही बात है। तो पक्का प्रश्न पूछ सकते हैं इससे। नेक्स्ट है गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा 2 जनवरी को 93वीं जो टीसी प्रकाश जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में किसे गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो वो डॉक्टर रामकरण यादव को सम्मानित किया गया है। इसके बाद में बात करें तो राजस्थान फुटबॉल संघ आरएफए के पहले एक्सीलेंस अवार्ड समारोह के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें बात करें तो प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर मार्तंड रैना रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ जिला फुटबॉल संघ पुरुष हनुमानगढ़ रहा है। सर्वश्रेष्ठ अकेडमी महिला जिंक फुटबॉल उदयपुर नहीं रहा रही। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर विशाल कलोसिया धैर्य सनाडे रहे हैं, ये नहीं है, ये ध्यान में रख लेना। सर्वश्रेष्ठ अकेडमी महिला जिंक फुटबॉल अकेडमी उदयपुर को नहीं मिला है, तो इसमें आपके तीनों को ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात करें राजस्थान रोजगार नीति 2026 में किस समय अवधि तक 15 लाख रोजगार के अवसरों को सुलभ करवाने का लक्ष्य रखा गया है। तो वो मार्च 2029 तक रखा गया है। भाई ये 15 लाख जो रोजगार है ना वो हम राजस्थान में जो बेरोजगार है उनको उपलब्ध करवाएंगे। तो ये लक्ष्य रखा गया मार्च 2029 तक। इसके बाद में बात करते हैं जयपुर जिले में आयोजित 5 दिवसीय सांबर महोत्सव का शुभारंभ 27 दिसंबर 2025 को कहां से किया गया। तो ये तो प्रश्न अपने पीछे वाले पेपर में आ गया, भाई झपोक से किया गया है। जयपुर के झपोक से ये अपने पास इसका शुभारंभ किया गया है। हरियाणा राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का आयोजन 18 दिसंबर 2025 को कहां किया गया है। तो हरियाणा कॉन्क्लेव का भी आयोजन आपके पास जयपुर से किया गया है। हरियाणा राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का आयोजन ये अपने पीछे वाले पेपर में रिपीट हो चुका, भाई कोई बात नहीं है। बांसियाल गांव राजस्थान के किस जिले में है जिसके पास हाल ही में हुए उत्खनन में 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो बांसियाल गांव है वो आपके पास झुंझुनू जिले में मिला है। भाई जो झुंझुनू जिले का बांसियाल गांव है वहां पे हाल ही में उत्खनन हुआ था जिसमें 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ध्यान में रख लेना ये स्थान। नेक्स्ट है राज्य सरकार ने नवगठित खेरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर महान तपस्वी बाबा भर्तृहरि के नाम पर क्या करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। तो वो भर्तृहरि नगर रखने का प्रावधान दिया है। भाई क्या नाम है, भर्तृहरि नगर। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट राम जल सेतु सिंक परियोजना अंतर्गत चंबल नदी पर कितनी लंबाई के एक्वाडक्ट की बात करेंगे का निर्माण किया जा रहा है। तो वो अपने पास 2.3 किलोमीटर क्षेत्र में किया जा रहा है। भाई यानी चंबल नदी पर अपने पास एक पानी का ही ब्रिज बनेगा। यानी कहने का मतलब एक्वाडक्ट क्या होता है, एक जैसे नदी बह रही है तो उसके ऊपर से भी अपने पास पानी बहता हुआ निकलेगा, वो होता है एक्वाडक्ट। अब ध्यान में रह जाएगा, हाँ बिल्कुल। तो वो चंबल नदी पे 2.3 किलोमीटर का आयोजन का निर्माण होने वाला है। भाई देश में पहली बार 200 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग रेस वेदांता टूर डी थार 23 नवंबर 2025 को किस जिले में आयोजित की गई थी। तो वो आपके पास बीकानेर में की गई है। भाई कहाँ, बीकानेर में, ध्यान में रख लेना, जैसलमेर में नहीं है। आयोजन तिथि क्या है, 23 नवंबर 2025 है।
उद्घाटन क्या है? केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जामनगर अमृतसर भारतमाला एक्सप्रेसवे नौरंग देसर पर इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सहयोग की बात करें तो इस रेस का आयोजन सांसद खेल महोत्सव 2025 के तहत वेदांता लिमिटेड और भारतीय साइकिलिंग महासंघ द्वारा किया गया है। और प्रतिभागी की बात करें तो इसमें फ्रांस और स्विट्जरलैंड सहित कई देशों के लगभग 800 प्रोफेशनल साइकिलिस्टों ने भाग लिया था। नेक्स्ट बात करें तो भीलवाड़े के भारतीय ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता ने 21वें दिल्ली इंटरनेशनल ओपन ग्रैंड स्टार्स शतरंज टूर्नामेंट 2026 का खिताब रिकॉर्ड कौन सी बार जीता है? दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार? तो इसने अपने पास इन्होंने चौथी बार ये खिताब जीता है अभिजीत गुप्ता ने 21वें दिल्ली इंटरनेशनल ओपन ग्रैंड मास्टर्स में। अच्छा, सरसों लाडो मायरा योजना के अंतर्गत पंजीकृत दूध उत्पादकों की बेटियों के विवाह पर कितनी राशि दी जानी है? तो वो 21,000 रुपये दी जानी है भाई। कितनी? 21,000 रुपये, ये ध्यान में रख लेना। किसके लिए? दुग्ध उत्पादकों पशुपालकों की बेटियों के विवाह पर 21,000 की राशि का पारंपरिक मायरा यानी वित्तीय सहायता दिया जाता है। इसके साथ ही बेटियों को वस्त्र, आभूषण और अन्य उपहार भी भेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में किस जल विद्युत परियोजना की आधारशिला 22 सितंबर 2025 को रखी है? तो हियो जल विद्युत परियोजना है और टाटो जल विद्युत परियोजना, दोनों का शिलान्यास किया है भाई 22 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री ने। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 14 से 15 नवंबर 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली भारत में, काठमांडू नेपाल में, साओ पाउलो ब्राजील में, सियोल दक्षिणी कोरिया में। तो इसमें आपके पास ये साओ पाउलो ब्राजील में किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि वहाँ पे अपने पास योगा को एक अहम भूमिका दी गई है और उसके शायद 4 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में ये साओ पाउलो ब्राजील है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद है पुणे स्थित NCRATIFR के शोधकर्ताओं राशि जैन और योगेश वडाडेकर द्वारा खोजी गई ब्रह्मांड की एक अत्यंत दुर्लभ और प्राचीन गैलेक्सी का क्या नाम दिया है? तो उसे अलकनंदा नाम दिया भाई। क्या नाम? अलकनंदा नाम दिया गया है। मंदाकिनी अपनी मिल्की वे का नाम रखा गया है भारत में। तो ये ध्यान में रखना, अलकनंदा जो बहुत ही प्राचीन गैलेक्सी है, बहुत ही विशालकाय गैलेक्सी है। इसके बाद है तांबे से निर्मित छेद वाली सुई किस स्थान से प्राप्त हुई है? आहार उदयपुर है, बागोर भीलवाड़ा है, कोल माहौली सवाईमाधोपुर और चितवाड़ी जयपुर है। तो ये आपके पास बागोर भीलवाड़ा से है। अब ये बागोर भीलवाड़ा है मध्य पाषाणिक सभ्यता है भाई, लेकिन वहाँ पे तांबे की जो सुई है ना, तांबे की सुई में छेद मिला है वहाँ पे। तो कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर भारत का सबसे समृद्ध पाषाणकालीन और ताम्रकालीन मध्य पाषाण स्थल है, जहां से उत्खनन में तांबे की छेद वाली सुई मिली है, जो दर्शाती है कि यहाँ के लोग कपड़े सिलना जानते थे। यहाँ पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ की। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कथनों पे विचार करने वाले जो प्रश्न है ना, उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोगों को। मध्यमिका राजस्थान का पहला उत्खनित क्षेत्र है, जिसका उत्खनन DR भंडारकर ने 1904 में किया था। बिल्कुल सही बात है। भीनमाल श्रीमाल के उत्खनन में से रोमन एम्फोरा सुरापान प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। नोहा भरतपुर के उत्खनन में कुषाण राजा हुविस्क तथा वासुदेव के सिक्के मिले हैं। बिल्कुल सही है। गणेश्वर सभ्यता से तांबा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। ये भी सही बात है। तो उपयुक्त सभी कथन है वो सही है। अपने कथनों पे विचार करने वाले बड़े कंफ्यूजन करेंगे भी आप लोगों को। नेक्स्ट है कछवाहा वंश की राजधानियों का सही क्रम क्या है? तो कछवाहा वंश की राजधानियों में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दौसा जो है ना, दुल्ले राय ने जीत के कराया था। मैं अभी बता देता हूं। दौसा सबसे पहले है, तो ये 3 नंबर 1 पे आ जाता है। इसके बाद में जमुआ रामगढ़ है, उसके बाद में आमेर है, उसके बाद में जयपुर है। ये सही क्रम है आपका। जो कछवाहा वंश यानी जयपुर वाला जो राजवंश है, उनकी राजधानियां किस तरीके से मैं बता देता हूँ। देखो, दौसा दुल्ले राय ने सर्वप्रथम बड़गुजरों को हराकर दौसा को अपनी पहली राजधानी बनाया था। जो अपने पास दुल्ले राय हैं, ये कौन है? ये कछवाहा वंशों के संस्थापक हैं, कछवाहा वंश के। अच्छा, जमुआ रामगढ़। इसके बाद दुल्ले राय ने मीणाओं को हराकर रामगढ़, जमुआ रामगढ़ में अपनी दूसरी राजधानी स्थापित करी। तो पहली 2 राजधानियां हैं वो दुल्ले राय ने ही स्थापित करी थी। इसके बाद आमेर है। 1207 में कोकिल देव ने मीणाओं को हराकर परास्त कर आमेर को अपनी राजधानी बनाया, जो लंबे समय तक राजधानी रही। इसके बाद में जयपुर बात करें तो 18 नवंबर 1727 को स्वाई जय सिंह द्वितीय ने जयपुर नगर की स्थापना की और इसे अपनी अंतिम स्थायी राजधानी बना लिया था। तो ये भी ध्यान में रखना कछवाहा वंश के बारे में। 1727 में तुंगा के मैदान में हुए युद्ध में जयपुर नरेश स्वाई प्रताप सिंह की सेना ने किसे बुरी तरह परास्त किया था?
तो अंग्रेज सेनापति व थॉमस की सेना को नहीं, अंग्रेजों के तो पक्ष में थे। मराठा सेनापति महादजी सिंधिया को हराया था, उसकी सेना को हराया था भाई। और इस युद्ध के बाद में अपने पास हार का बदला लेने के लिए उसने लूट खसोट जो की थी जयपुर में, जयपुर की जो अर्थव्यवस्था वो चरमरा गई थी उस समय। टुंगा का युद्ध कब हुआ? 28 जुलाई 1787 को। यह युद्ध जयपुर के राजा स्वाइस प्रताप सिंह और जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की संयुक्त राजपूत सेना थी और साथ में किसके साथ हुआ था? मराठा सेनापति महादजी सिंधिया के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में राजपूतों ने मराठों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस पराजय पर महादजी सिंधिया ने कहा, यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा, और यही हुआ था। इसके बाद में वो दोबारा आक्रमण करते हैं और जयपुर को तहस नहस कर देते हैं, लूट खसोट करते हैं, जिससे जयपुर की जो अर्थव्यवस्था वो चरमरा गई थी। इसके बाद मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा क्षेत्र का विलय राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में हुआ भाई? तो ये अपने सप्तम चरण में हुआ था। सुनील टप्पा क्या हुआ था, देखो मैं बता देता हूँ। 1 नवंबर 1956 को हुआ था और राजस्थान के एकीकरण के 7वें और अंतिम चरण में राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग की बात करें, सिफारिश पर मध्य प्रदेश के भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा भाग राजस्थान के झालावाड़ में मिलाया गया तथा राजस्थान के सिरोंज क्षेत्र को मध्य प्रदेश को सौंपा गया। इसी चरण में अजमेर मेरवाड़ा अबुदेलवाड़ा का भी विलय हो गया था। तो ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजन कर देती है कि अजमेर का विलय कब हुआ, सुनील टप्पा कहाँ से कब, तो ये ध्यान में रखना। अंतिम चरण 1 नवंबर 1956। जोधपुर में हाथ में तिरंगा झंडा लेकर स्वराज का संदेश देते हुए घूमने वाले सत्याग्रही कौन थे? जय नारायण व्यास थे भाई। वो कौन थे? वो जय नारायण व्यास थे। और अपने पास क्या है, स्वतंत्रता की एक ज्योति जलाने के लिए वो भरे बाजार में निकले थे। जय नारायण व्यास जोधपुर प्रजामंडल की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद में सूची 1 1857 के समय रियासती शासक और सूची 2 रियासत से सम्मिलित करना है भाई। तो तख्त सिंह कहाँ पे थे? तख्त सिंह आपके पास बात करें तो ये आपके पास जोधपुर में थे। स्वरूप सिंह आपके पास उदयपुर में थे और राम सिंह द्वितीय जो कि अपने पास जयपुर को गेरुआ रंग करवाते हैं जयपुर के थे, और राम सिंह जो थे वो भी आपके पास कोटा में थे। तो 2 राम सिंह है, राम सिंह द्वितीय जयपुर में, राम सिंह कोटा में। देखो तख्त सिंह की बात करते हैं, क्या है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे, जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना आवा के युद्ध में भेजी थी। तख्त सिंह के बारे में याद रखना। स्वरूप सिंह कौन है? मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे, जिन्होंने नीमच से भागी अंग्रेज परिवारों को जगमंदिर पिछोला झील में शरण दी थी। और राम सिंह द्वितीय जयपुर के महाराजा स्वयं राम सिंह थे, जिन्होंने अंग्रेजों का तन मन धन से साथ दिया, जिनके बदले उन्हें सितारे हिंद की उपाधि मिली थी अंग्रेजों के द्वारा। और राम सिंह कोटा शासक महाराव राम सिंह थे, जिन्हें क्रांतिकारियों ने उन्हीं के किले में नजरबंद कर दिया था। तो ये छोटी छोटी बातें हैं भाई इनके बारे में, जिससे आपको थोड़ा पीछे का रिवाइज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसान आंदोलन विजय सिंह पत्रिक से संबंधित नहीं है? किसान बिजोलिया है, बेंगू है, बूंदी, उपयुक्त सभी अपने पास है, इसे विजय सिंह पत्रिक से संबंधित है। बेंगू किसान आंदोलन में वो अप्रत्यक्ष रूप से साथ थे भाई, है ना, अप्रत्यक्ष रूप से साथ थे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे, है ना। ये थोड़ी सी बात है बेंगू किसान आंदोलन के बारे में। 1921 में 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर किस नवीन बटालियन का गठन किया गया था? तो MBC जो मैंने बताया था, मेवाड़ भील कोर, मैंने इसके बारे में बहुत चर्चा करी है, थोड़ी सी जानकारी आप यहाँ पे भी ले लेना भाई। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो 1931 में गठित राजस्थान के प्रथम प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल का गठन किसने किया था? कपूर चंद पाटनी ने किया था। लेकिन कुछ बातें थी भाई, कुछ बातें क्या थी मैं बता देता हूँ। 1931 में राजस्थान के सबसे पहले प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूर चंद पाटनी ने और जय नारायण व्यास के प्रयासों से हुई थी, परंतु ध्यान में रखना, परंतु ये संस्था निष्क्रिय रही। बाद में 1936 से 37 में जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से इसका पुनर्गठन किया गया था। मूल संस्थापक कपूरचंद पाटनी है और ये वो प्रजामंडल है जिसने 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जो आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, उसमें भाग नहीं लिया था। इसी से नाराज होकर बाबा हरिश्चंद्र ने आजाद मोर्चा की स्थापना करी थी। ये बात मैंने पहले समझा दी है भाई। निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? राणा अमर सिंह की छतरी आहड़ में है, बिल्कुल है। आहड़ में पहली छतरी अपने किसकी है? अमर सिंह की है। राम मालदेव की छतरी जोधपुर में बिल्कुल है। संत रैदास जी की छतरी यहाँ पे नहीं है भाई। गोपाल सिंह की छतरी करौली में है। रैदास जी की छतरी है वो अपने पास चित्तौड़गढ़ में है भाई। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है, अपने कुंभ श्याम मंदिर के सामने। किसके? कुंभ श्याम मंदिर के सामने है, जो कि मीरा के गुरु थे। कौन? रैदास जी, है ना, संत रैदास के बारे में ध्यान रखना।
इसके बाद में देवगढ़ शैली के चित्रकारों में कौन शामिल नहीं थे? भगता हरचंद थे, शामिल थे भाई। कमला प्रथम और कमला द्वितीय भी थे। चोखा और बैजनाथ थे। घासीराम और तुलसीराम नहीं थे। ये किससे थे? ये चित्रकार नाथ द्वारा चित्रशैली से संबंधित है, घासीराम और तुलसीराम, ध्यान में रखना भाई इनको। इसके बाद में क्या है? सम्मिलित करना, असम्मिलित को छांटना भाई क्या है? लोकवादी और वादक जाति। इसमें बात करें तो तासा मुस्लिम समुदाय द्वारा, डेरू भील और गोगाजी के भोपो द्वारा। डेरू क्या होता है? डमरू का बड़ा रूप होता है। और खाब, और ये खाब नहीं भाई, ये रबाब है ना, ये क्या है? ये रबाब है ना, ये है। ये मेवाड़ के रावल व भाटी जाति के द्वारा नहीं बजाया जाता भाई। सुरिंदा ये इनके द्वारा नहीं बजाया जाता भाई, ये क्या है? इसके द्वारा नहीं होता है। और सुरिंदा लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है या यूज किया जाता है, याद रख लेना भाई। अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ डिंगल भाषा का नहीं है? तो सगत राजस्व है, गंगा लहरी है, राजरूपक है, विजयपाल है। तो आपके पास जो विजयपाल है ना, ये आपके पास डिंगल भाषा में नहीं है। बाकी सारे ये क्या है? पिंगल भाषा में है भाई। ये किस में है? ये पिंगल भाषा में है और अपभ्रंश जिसको बोलते हैं। बाकी आप देख लेना कि विजयपाल रासो नल सिंह द्वारा रचित यह ग्रंथ पिंगल भाषा अपभ्रंश ब्रज मिश्रित में लिखा गया है, जिसमें करौली के यादव राजा विजयपाल के विजयों का वर्णन है। और डिंगल भाषा के ग्रंथ की बात करें तो सगत रासो गिरधरासिया ने लिखा है, गंगा लहरी पृथ्वीराज राठौर ने लिखा है, राजरूपक वीरभान ने लिखा है। ये सारे डिंगल भाषा के हैं। अगर मैं बात बताऊं आप लोगों को तो पश्चिमी जो अपने पास साहित्य है ना, पश्चिमी मारवाड़ी भाषा जहाँ पे बोली जाती है वो सारे डिंगल भाषा के हैं। और पूरी क्षेत्र में जो लिखे गए हैं वो लगभग सारे पिंगल भाषा में आते हैं। इसके बाद में कथन क्या है? लालदासी संतों के लिए भिक्षावृत्ति है बुरी समझी जाती है। बिल्कुल सही है रे, मैं गलत क्यों कर रहा हूँ? बिल्कुल सही है। वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं, बिल्कुल दोनों ही सत्य कथन है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जसनाथ जी पीपासर है, मावजी साबला, धन्ना जी धुवन और सुंदरदास जी दोसा। तो इसमें आपके पास क्या है? जो जसनाथ जी है ना, ये पीपासर से संबंधित नहीं है। जसनाथ जी आपके पास कतरियासर से है। देखो जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ था। पीपासर नागौर का संबंध संत जम्बोजी से बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक से है, जो कि अपने पास ध्यान में रखना है। संत मावजी का संबंध साबला डूंगरपुर है। संत धन्ना जी का जन्म धुवन गांव टोंक में है। और संत सुंदरदास जी का जन्म दौसा खंडेलवाल परियार में हुआ है भाई। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो जल झूलनी एकादशी का पर्व कब मनाया जाता है? तो जल झूलनी का भाई भाद्रपद शुक्ला एकादशी यानी भाद्र की अपना शुक्ल पक्ष की जो 11 सावन है उस दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के बाल स्वरूप ठाकुर जी को पालकी बेवान में बिठाकर जलाशय के पास ले जाया जाता है और उन्हें स्नान कराया जाता है। इसे देव झूलनी या पद्मा एकादशी भी कहते हैं। देव झूलनी या पद्मा एकादशी भी कहते हैं, याद रखना इस नाम को। राजस्थान में वर पक्ष का वधु पक्ष के पिता द्वारा स्वागत किए जाने के रिवाज को क्या कहा जाता है? मधुपर्क। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसका प्रश्न आएगा, बिल्कुल आएगा, तो इसके बारे में आपने पढ़ लिया, ये देख लेना आप। क्या राजस्थानी भाषा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन राजस्थानी भाषा में गीत और दुआ प्रमुख छंद थे, बिल्कुल है। इस समय पिंगल भाषा का प्रचलन हुआ जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव था। ये दोनों ही कथन सही है भाई, ये दोनों ही क्या है? कथन सही है। तो ये तो छोटी छोटी सरल प्रश्न है भाई ये तो। महिला चित्रकारों कमला व इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से जुड़े हैं? किशनगढ़ शैली, नाथ द्वारा, अलवर शैली और जोधपुर। तो ये आपके पास नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। नाथ द्वारा में भगवान श्री कृष्ण की पिछवाइयाँ जो है ना, बाल स्वरूप जो पिछवाइयाँ लिखी जाती है उनमें आता है इनका नाम। किशनगढ़ शैली की बात करें तो क्या है? यह शैली राजा सावन सिंह नागदास के काल में फली फूली और नारी सौंदर्य के अनुपम चित्रण, बनी ठनी राधा के स्वरूप तथा पारदर्शी ओढ़नी व खंजर जैसी आंखों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा शैली की बात करें तो मेवाड़ स्कूल की इस उपशैली में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और मूर्ति के पीछे कपड़े पर बनाई जाने वाली पिछवाई कला का मुख्य रूप से चित्रण किया गया है। और इसी से संबंधित आपके पास कौन है? कमला और इलायची है। अलवर शैली की बात करें तो ढूंढाड़ स्कूल की इस अनूठी शैली में हाथी दांत की पट्टियों पर सूक्ष्म चित्रण, वेश्याओं गणिकाओं के चित्र और सुंदर बॉर्डर, बेल बूटे वाले लोफर चित्र प्रमुखता से बनाए जाते हैं। जोधपुर शैली में क्या है भाई? पीले रंग की प्रधानता होती है, बादाम जैसी आंखें होती है, ऊंट और कोये का चित्रण तथा ढोला मारुआ मुमल जैसी प्रेमाख्यानों का सुंदर अंकन मिलता है भाई। किसी अपराध के अभियुक्त में को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? अनुच्छेद 20(3) में प्रावधान है भाई। 20(3) में ये प्रावधान है। अपने जो अपने अधिकार है ना, मूल अधिकार, उनसे संबंधित है।
अनुच्छेद 20(3) में क्या है, इसे आत्म अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार कहा जाता है। आत्म अभिशंसन के विरुद्ध का अधिकार मतलब होता है कोई भी पुलिस वाला अपने किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, वो होता है आत्म अभिशंसन के विरुद्ध का अधिकार। चलिए जो 21 है अनुच्छेद, वो क्या है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार जिसे कहते हैं। अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण का मतलब होता है कि अगर मान के चलिए आपने पुलिस वाले ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो उसे 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। वो आता है आपके पास कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित अनुच्छेद 22। 23 क्या है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 में आता है, तो देख लेना भाई, सभी बता दिए मैंने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, 42वें संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। तो ये बाकी संशोधन क्या हुए हैं, देखो 25वां संविधान संशोधन 1971 में, इसके द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार में कटौती की गई और ये व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 39B और 39C के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो नीति निर्देशक तत्व अपने पास क्या है, वो है जिसे अपन कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व ज़्यादा भारी पड़ते हैं मूल अधिकारों पे, क्योंकि मूल अधिकारों के लिए हम अपनी कोर्ट में जा सकते हैं। 56वां क्या है, 1987 में इसके तहत गोवा को भारत का 25वां पूर्ण राज्य बनाया गया। दमन व दीव को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित किया गया है। अब 14वें संशोधन की बात करें तो ये क्या है, 1962 में, और इसके द्वारा पुदुचेरी यानी पांडिचेरी को आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया और हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी। 14वें संविधान संशोधन 42वां लघु संविधान कहा जाता है। इसके तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जोड़े गए और नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का शामिल किया गया है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान के राज्यपाल के अध्यादेश निर्माण की शक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, बात बता देते हैं। 2021 वर्ष 2021 अक्टूबर 2023 के मध्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा पारित किए गए अध्यादेशों में केवल एक उदाहरण मिलता नहीं, ये पहला गलत है भाई। बहुत सारे अध्यादेश आए हैं राज्यपाल से संबंधित। ऐसे अध्यादेश को राज्य की विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा और विधानमंडल की पुनः बैठक के 6 सप्ताह की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगा। बिल्कुल है भाई, या तो वो अपने पास उसको अध्यादेश को लागू कर देंगे या लागू नहीं करेंगे तो 6 सप्ताह में, जिस दिन अपने पास विधानसभा बैठती है, पहली बैठक होती है, उसके 6 सप्ताह के बाद में राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश पुनः अपने पास क्या निष्क्रिय हो जाता है। अगर विधानसभा चाहे तो उसको दोबारा अपने पास क्या लागू रख सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 213 के तहत राजस्थान के राज्यपाल को विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। बिल्कुल है, 213 के तहत ही है। अध्यादेश राज्यपाल द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, यह भी उसकी खुद की मर्जी है। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान विधानसभा की समितियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही बात है। प्राक्कलन समिति विभागीय अनुमानों की समीक्षा करती है और आवश्यक सुझाव देती है, बिल्कुल सही बात है। वो लोक उपक्रम समिति की बात करें, पीएससी जिसको कहते हैं, कि सदस्य संख्या 10+5 होती है, 10+5 यानी 15 होती है। नियम समिति का सभापति विधानसभा अध्यक्ष होता है। बाकी आप लोगों को मैंने बता दिया, तो देख लेना आप लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कूट के उत्तर को चुनिए। संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में राज्य के उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान है, बिल्कुल सही बात है। भाग 6 अध्याय 5। राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन जयपुर में महाराजा स्वाभिमान सिंह द्वारा किया गया था, बिल्कुल किया गया था। और प्रारंभ में कुल 12 न्यायाधीश ने शपथ ली थी, ये तीनों ही कथन सही हैं। इसमें ये बात यहाँ तक बता दिया है। ये देख लेते हैं। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना जोधपुर में की गई थी, जिसका उद्घाटन तत्कालीन राज प्रमुख स्वाभिमान सिंह द्वारा किया गया था। शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा बने थे। 11 अन्य कुल 12 न्यायाधीशों ने शपथ ली थी, तो ये ध्यान में रख लेना, कुल 12 थे शुरू में। क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान के लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट प्रस्तुत सम्मुख क्या है, राज्यपाल के सम्मुख? अनुच्छेद 323 है भाई, वो अनुच्छेद 323 है। तो 321 की बात कर लेते हैं। क्या है भाई, इसके तहत संसद यूपीएससी के लिए और राज्य विधानमंडल आरपीसी के लिए, ध्यान में रख लेना, एक ही यह शक्ति प्राप्त है कि कानून बनाकर लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त कार्य या नई जिम्मेदारियां सौंप सकता है। अनुच्छेद 321 ध्यान में रखना, यूपीएससी के लिए केंद्र सरकार और आरपीसी के लिए राज्य सरकार। अनुच्छेद 322 क्या है, इसके अंतर्गत लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का निर्धारण किया गया है 322 में।
जो पूरी तरह से केंद्र यूपीएससी के लिए और राज्य विधानसभा राज्य है वो आरपीसी की संसद नीति पर भारित होंगे। अपने पास आरपीसी के जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होता है, उनका जो वेतन है वो कहाँ से आरित होता है? राज्य की संचित निधि से। और या यूपीएससी की बात करें तो केंद्र की संचित निधि से, संसद की, सॉरी। अनुच्छेद 318 ये राज्यपाल या राष्ट्रपति को आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की संख्या तथा उनकी सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 323 इसके तहत राज्य लोक सेवा आयोग का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह अपने द्वारा किए गए कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल या राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। चलिए आगे कर लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा एवं साथ ही सही निर्णय का चुनाव कीजिए। इसमें बात करें तो राज्य की पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना बिल्कुल सही है। पंचायत और नगरपालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न कराना सही बात है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची का चयन और नहीं, बिल्कुल गलत है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची नहीं है, ये अपनी खुद की सूची बनाता है। राज्य चुनाव आयोग जो है ना, वो आपके पास खुद की जो पंजिका होती है ना, जो वोटर लिस्ट होती है, वो खुद बनाता है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुरूप राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कितने सदस्य होते हैं? ये 2006 के बाद में बात होते हैं तो एक सदस्य, एक अध्यक्ष, 2 सदस्य होते हैं भाई, ये ध्यान में रखना। लेकिन इससे पहले जब इसका 1993 में अपने पास क्या किया गया था, इसको आयोग की स्थापना की गई थी, तो एक ही सदस्य था, वही अध्यक्ष था, वही सदस्य था, एक व्यक्ति था। लेकिन 2006 के अधिनियम के तहत एक अध्यक्ष, 2 सदस्य किए गए। इसके बाद में 2019 में थोड़े संशोधन हुए हैं भाई, वो ध्यान में रखना जरूरी है। क्या है? अध्यक्ष की योग्यता में बदलाव हुआ 2019 के तहत। पहले केवल उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही अध्यक्ष बनाया जा सकता था, RSHRC का, यानी राजस्थान मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है पहले रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होता था। लेकिन 19 में बदलाव किया गया। संशोधन के बाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी अध्यक्ष बनने के योग्य मान लिए गए हैं। चलिए, पहला संशोधन। सदस्यों की योग्यता में बदलाव हुआ है। आयोग के 2 सदस्यों में से एक सदस्य ऐसा अनिवार्य है जिसे मानवाधिकारों से संबंधित व्यवहारिक अनुभव हो। और 2019 संशोधनों के तहत इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और गरिमा और अधिक महत्व दिया गया है। चलिए बात करते हैं। कार्यकाल का है, में भी कमी की गई है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पहले 5 या 70 वर्ष की आयु था, जो भी पहले होता था, जिसे 2019 से संशोधन द्वारा घटाकर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु कर दिया गया है। और पुनर्नियुक्ति की पात्रता जो पहले नहीं थी भाई। संशोधन के पहले अध्यक्ष या सदस्यों को केवल एक ही कार्यकाल मिलता था, लेकिन अब वे 3 वर्ष के पहले कार्यकाल के लिए दोबारा नियुक्त किए होने के पात्र होते हैं भाई, नियुक्ति के पात्र होते हैं। तो ये संशोधन है ना, इनको याद करना है। नेक्स्ट बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जिला कलेक्टर के पद का सृजन 1772 में वारेन हास्टिंग्स द्वारा किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 3(233) में जिला शब्द का उल्लेख है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 और भाग 9(a) के जिला शब्द को शामिल किया गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा नहीं कहा है। ऊपर वाले तीनों जो शब्द वो याद कर लेना। जिला कलेक्टर के पद को संस्थागत करिश्मा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नहीं, बल्कि प्रसिद्ध भारतीय रजनीश कोठारी ने कहा है भाई। किसने कहा है? रजनीश कोठारी ने। नेक्स्ट बात करें तो 17वां संविधान संशोधन अधिनियम छोटे संक्रमणकालीन क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थानीय स्वशासित संस्थान की स्थापना का प्रावधान करता है जो शहरी क्षेत्र बनने की राह पर है? तो वो आपके पास नगरपालिका है। क्या है भाई? ये नगरपालिका आता है, ध्यान में रखना। जो कि अभी ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की तरफ आया है, उसके लिए है नगरपालिका। हाँ, 74वें में नगरपालिका से संबंधित है। वैसे भी अरावली श्रृंखला की निम्न चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में सबसे कम, बाद में उससे ज़्यादा, बाद में उससे ज़्यादा में आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो देखो, मैं एक बात बता देता हूँ। ये आपके पास 800 कुछ है भाई, मेरे ध्यान में नहीं है, 800 प्लस है। मैं बता देता हूँ। ऋषिकेश आपके पास 1017 है, कमलनाथ आपके पास 1001 है, और रघुनाथगढ़ है वो 1055 है। ये आपके पास हो जाती है ऊंचाई। तो इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले 1 नंबर आ जाता है, इसके बाद में 3 नंबर आ जाता है, इसके बाद 2, 4, ये रहा आपके पास क्रम। ये थोड़ा सा धोनिया डूंगर आप देख लेना भाई। राजस्थान का सबसे छोटा अखेट निषिद्ध क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? संथाल सागर, धोरीमन्ना, कनक सागर, संवत्सर। तो इसमें आपके पास जो कनक सागर है ना, ये सबसे छोटा क्या है? आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, यानी शिकार वर्जित क्षेत्र है। संथाल सागर का यह आखेट निषिद्ध क्षेत्र राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। धोरीमन्ना यह आखेट निषिद्ध क्षेत्र राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है।
कनक सागर बूंदी है, ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। और संवत्सर कोटसर चूरू, ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। तो ये सारे ध्यान में रखने हैं। थानवाड़ के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, ये अपने प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसको छोड़ देते हैं भाई। कृषि विभाग राजस्थान के द्वारा मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है। भाई कहाँ पे जिप्सीफेरस, तो जहाँ पे जिप्सम की मात्रा अधिक है वो अपने पास बीकानेर में है, तो ये हो जाता है। इसके बाद में कौन सी नदी चंबल नदी की दाईं ओर से मिलने वाली नदी नहीं है? कुन्नू, पार्वती, परवन, कुराल। इसमें आपके पास जो कुराल नदी है ये अपने पास बाईं तरफ से मिलती है, बाकी सारी जो है ना वो दाईं तरफ से मिलती है। क्यों मिलती है इसका कारण मैं बता देता हूँ, पहले ये बता देता हूँ। कुराल नदी है चंबल में बाएं किनारे से आकर मिलने वाली सहायक नदी, जो बूंदी की पहाड़ियों से निकलकर चंबल में मिलती है। कुन्नू, पार्वती, परवन, कालीसिंध की सहायक नदियाँ, ये नदियाँ मध्य प्रदेश से आकर चंबल में दाएं तरफ किनारे राइट बैंक की तरफ मिलती है, बैंक की तरफ मिलती है। ये जो अपना, मैं थोड़ा सा एक बात बता देता हूँ, एक बार इसी तरीके से बता देता हूँ। चलिए, ये अपने जो चंबल नदी है वो उसका बहाव क्षेत्र इस तरीके से है भाई, है ना, इस तरीके से अंत में जाकर यमुना में मिलती है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश से जो बाकी नदियाँ हैं ये क्या करती है, इधर से निकलती है और क्या किस में मिल जाती है, कालीसिंध में, और कालीसिंध अपने पास इसमें मिल जाती है, झालावाड़ के समीप ही मिल जाती है। और यहाँ पे अपने पास बूंदी, जब ये इस तरह से आती है तो यहाँ पे बूंदी से इस तरफ से निकलती है। तो ये छोटी सी बात है आप लोगों के लिए, और ये राजस्थान का मैप मैं सीखूंगा भाई, चिंता मत करो। वीरनार और वरलक्ष्मी उन्नत किस्में किसकी है? तो इसके बारे में बात करें तो ये आप कौन सी, जो, गेहूं, गन्ना नहीं, कपास की है भाई, ये किसकी है, कपास की है। बाकी ये देख लो जो कि बताए तो इसमें आरडी 2035 है, आरडी 2552 है, ज्योति, राजकिरण शामिल है भाई, जो कि ध्यान में रखना। ये राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में अच्छी उपज है। गेहूं की बात करें तो इसकी अपन बात करें तो राज 3077 है, राज 3765 है, सोनालिका है, कल्याण सोना है, ये सारे गेहूं की है। गन्ना की बात करें तो इसमें अपने पास को सर्कल श्रृंखला, जैसे कि को 419 है, को 13005 है, और को 86,032 है शामिल है। ये उच्च किस्म चीनी उत्पादन के लिए जानी जाती है गन्ना की। कपास में वीरनार है, वरलक्ष्मी, इस क्या है, इसी फसल की अत्यधिक उन्नत, लंबे समय महीने रेसे वाली, महीन रेसे वाली है भाई, हाइब्रिड किस्म है जो मुख्य रूप से सिंचित मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। नेक्स्ट बात करें तो सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है भाई। तो इसमें अगर अपन बात करें तो सूची 1 में क्या है, खनिज और खनन क्षेत्र है। रॉक फॉस्फेट के अपने नाथ की नेरी झामरकोटड़ा में है इसका। एबेस्टॉस की बात करें तो ये खेरवाड़ा उदयपुर में आ जाता है। अब्रक आपके पास अड़ुका, अद्वानी, भीलवाड़ा क्षेत्र है, और ये जामसर आपके पास बीकानेर में है। तो सॉरी, जिप्सम में है वो आपके पास जामसर बीकानेर में है। तो ये पहले पढ़ाया हुआ भाई। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिलों का युग्म कौन सा है? उदयपुर जैसलमेर है भाई। कौन सा है? उदयपुर जैसलमेर है। क्या है भाई? उदयपुर में 87.5% साक्षरता दर थी, और शहरी जो जैसलमेर है, जैसलमेर जो है ना, उसकी 72.3 साक्षरता दर थी। इसके बाद भारत में स्थित निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है अवस्था में है? तो नारकोंडम है, बारातांग है, बेरनदीप। बेरनदीप जो ज्वालामुखी है ना, ये अपने पास दक्षिणी एशिया का एकमात्र अपने पास जागृत, यानी जो कभी भी फट सकता है, वो ज्वालामुखी है नारकोंडम। और ये कहाँ पे है? ये अपने पास अंडमान निकोबार द्वीप में है भाई, अंडमान में है जो द्वीप समूह वहाँ पे है, और नारकोंडम भी आपके पास यहीं पे है। लेकिन नारकोंडम जो ज्वालामुखी है वो सुसुप्त अवस्था में है। सुसुप्त का मतलब वो हजारों वर्षों से सोया हुआ है, उसमें अभी तक जो विस्फोट है वो नहीं हुआ है। जिसमें विस्फोट नहीं होता है वो सुसुप्त होता है भाई। इसके बाद में सूची 1 क्षत्रिय, सूची क्षत्रिय और सूची 2 स्थान से मिलान करना भाई। तो क्षत्रिय और स्थान में बात करें तो स्वाई जय सिंह की छत्री कहाँ पे है? तो स्वाई जय सिंह की छत्री आपके पास गेटोर में है, गेटोर जयपुर में। मूसी रानी की छत्री आपके पास अलवर में है। गोपाल सिंह की छत्री करौली में है, और सेठों की छत्री कहाँ पे? रामगढ़ में है, शेखावाटी में है भाई, है ना। ये थोड़ा सा हो गया। इसके बाद लघु उद्योगों के क्षेत्र में कौन सी संस्था राज्य स्तरीय संस्था है? तो राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ये जिसे राज सिक्को बोलते हैं, वो संस्था है सबसे बड़ी। इसके बाद में राज्य में वर्तमान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो आधार वर्ष है वो कौन सा है? वो 2011-12 है भाई। कौन सा है? 2011-12 रखा है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। जो मानव सूचकांक है, मानव मूल्य सूचकांक, वो अलग है, ये अलग है भाई। इसके बाद में प्रदेश में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें तो आधार वर्ष 2016 रखा गया है।
ये औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रखा गया है, CPI-IW। ध्यान में रखना, ये पूछ सकते हैं भाई अब की बात। और अर्थव्यवस्था में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, अर्थशास्त्र में क्या है, इनको मिला है भाई। ऊन मंडी बीकानेर में है, संगमरमर मंडी किशनगढ़ में है, राजस्थान का कानपुर कोटा है, और अपने पास गारमेंट सिटी भीलवाड़ा से ही है, सारे मैच है भाई। इसके बाद राजस्थान में समेकित बाल विकास सेवाओं ICDS की शुरुआत किस जिले से की गई है, तो ये आपके पास बांसवाड़ा जिले से की गई है भाई। कहाँ से की गई है, अपने राजस्थान के बांसवाड़ा से। क्या है, 2 अक्टूबर 1975 को भारत में समेकित बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत हुई थी। राजस्थान में प्रायोगिक तौर पर इसकी पहली परियोजना जनजाति बहुल क्षेत्र गढ़ी बांसवाड़ा से प्रारंभ की गई थी। तो ध्यान में रखना ये कब की गई है भाई। इसके बाद में आता है कृषि उत्पादों, रासायनिक उर्वरकों, बीज आदि के भंडारण हेतु गोदामों व भंडार गृहों का निर्माण किस संस्था द्वारा किया जाता है, RSVC द्वारा, WBC द्वारा किया जाता है, RSWC द्वारा किया जाता है। अपने पास जो गोदाम बनाए जाते हैं जहाँ पे अनाज है वो सुरक्षित रखा जाता है, वो उनका निर्माण है, वो भंडारण की जो काम है वो किसका है, RSWC का है। इसके बाद ग्राम पंचायतों के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने की वाली योजना राजनेट, राजवेट, रिट्रोवेट नहीं, इसमें राजनेट है भाई। क्या है ये, अपने पास जो क्या है राजीव गांधी सेवा केंद्र है, इनको आपस में जोड़ने के लिए इंटरनेट की जो सेवा है, बाकी जो डाटा भेजने की सेवा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सेवा है, वो राजनेट द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट क्या, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM। ध्यान में रखना, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो यह एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है जिसे 2012 में शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। यह गरीबों की आजीविका में सुधार करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। यह कार्यक्रम सामुदायिक संसाधनों, सामूहिक पूंजी का लाभ उठाता है। तो ये तीनों कथन सही है भैया आपके पास, क्या, अंत्योदय योजना से संबंधित। अच्छा, इसके बाद में बात करें राजस्थान में PM जनमन क्या है मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो जनमन के बारे में बात करें तो क्या है, यह मिशन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के लिए शुरू किया गया है। सही बात है, जनमन जो जनजातीय क्षेत्र उसके लिए, उससे संबंधित बात करने वाले हैं। राजस्थान में इस योजना में उदयपुर 12 जिले के आदिवासी अनुदान के लिए पात्र हैं। अभी बात करते हैं इसके बारे में। मिशन का उद्देश्य 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का विकास करना, ये सही है भाई। इस योजना में सरकारी कर्मचारियों के परिवारों, पक्का आवास मिलने वाले परिवारों को छोड़कर समस्त आवासहीन शहरिया परिवार पात्र है। इसमें एक बात ध्यान में रखना, ये जो उदयपुर है ना, इसको शामिल नहीं किया गया है। 12 जिले के शहरिया, जो 12 जिले की जनजाति क्षेत्र, उसको शामिल किया गया है। बाकी सारे कुछ सही है, उदयपुर को छोड़ दो, बाकी वो भी सही है। नेक्स्ट है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभी कर लेते हैं। राज्य बजट 2025-26 की घोषणा के अनुसार 52,000 वरिष्ठ नागरिकों को वातानुकूलित ट्रेन और 4,000 जो वरिष्ठ नागरिक है उनको हवाई जहाज से यात्रा, तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। देखो इसी में थोड़ी सी गड़बड़ी है, नीचे वाला तो सही है, इसमें 50,000 प्लस 6,000 है भाई, 50,000 प्लस 6,000 है, बाकी दोनों सही हो जाते हैं। अब देख लेना भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है। देखो भौतिक परिवर्तन की बात करें तो रंग में परिवर्तन है ना, वो भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है भाई। बाकी ये भौतिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है, और ये अपने पास घनत्व से में परिवर्तन भी क्या हो, भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन रंग का परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन होता है। और यही पूछा है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो रासायनिक परिवर्तन है। ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद निम्न में से कौन सा एक तत्व एलिमेंट नहीं है, तो पानी है वो एक एलिमेंट नहीं है। बाकी जो आवर्त सारणी है ना, आवर्त सारणी में जो कुछ दिया हुआ है वो सारे अपने पास एलिमेंट होते हैं, तो पानी आवर्त सारणी में नहीं दिया गया है। इसके बाद गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है, तो स्टील का रूप होता है, नहीं, जिंक लेपित लोहा होता है भाई। गैल्वेनाइज्ड की प्रोसेस में क्या होता है मैं बता देता हूँ। गैल्वेनाइज्ड में लोहे पे जो जिंक होता है उसका लेप चढ़ाया जाता है ताकि लोहे पे जंग ना लगे, उसी को गैल्वेनाइज्ड प्रोसेस कहते हैं। तो जिंक लेपित लोहा होता है। हरे रंग की शर्ट को लाल रंग के प्रकाश में देखने पे कैसी दिखती है, वो काली दिखाई देती है भाई। नेक्स्ट, गुणसूत्रों के जाल को अभिरंजित नहीं कर सकते। क्रिस्टल वायलेट से, हिमेटोजाइलिन से, कार्मिन से, फ्यूजन अभिरंजन से।
तो वो अपने पास किससे नहीं सकते भाई, वो क्रिस्टल वायलेट से नहीं कर सकते, बाकी सभी से अपन क्या कर सकते हैं, अभिरंजित कर सकते हैं गुणसूत्रों के जाल को। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्नि रोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। सोडियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है। तो एल्यूमिनियम जो सल्फेट है उसका उपयोग आपके पास अग्नि रोधक कपड़ा बनाने में काम में लिया जाता है। इसके बाद है मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है। तो एक्स और वाई दोनों का होता है, वो सॉरी ये कहा, ये दोनों का होता है, एक्स और वाई दोनों का होता है जो मानव होता है, नर युग्म होता है। इसके बाद में आंसू का स्राव निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है। तो लेक्रिमल जो ग्रंथि है ना उसके द्वारा होता है। ये लेक्रिमल ग्रंथि कहाँ पे होती है, ये अपने पास ये जो आई पलके होती है ना इसके यहाँ पे होता है भाई। और यहाँ पे जब अपने पास आंखों में कुछ कचरा वगैरह चला जाता है तो उसको बाहर निकालने के लिए ये पानी बाहर निकालती है, ये अपने पास स्रावित करती है। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, आंसू के रूप में जान लेते हैं। जो रक्त अपने पास तरल पदार्थ स्रावित होता है उसे वो हार्मोनल बाहर निकालती है, उसी को हम आंसू कह देते हैं। नेक्स्ट क्या, विटामिन निम्न में से कौन सी विटामिन शरीर में भंडारित स्टोर नहीं होता है, मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है, यानी कहने का मतलब वो हमारे शरीर में इकट्ठा नहीं रह सकती है। तो विटामिन जो सी है ना ये आपके पास क्या है, ये पानी में घुलनशील है भाई, पानी में घुल जाती है, ये घुलनशील है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ये पानी में घुलनशील है तो इसके कारण ये क्या होती है, ये आपके पास हमारे पसीने से या मूत्र से बाहर निकल जाती है, इस जो विटामिन सी है। बाकी ये जो है ना विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन सी ई है और विटामिन के है, ये वसा में घुलनशील है भाई। ये क्या है, वसा में घुलनशील है, घुलनशील। अब ये जब वसा में घुल जाती है तो ये हमारे शरीर में क्या है, इकट्ठा हो जाती है, वसा हमारे शरीर में इकट्ठा होती है, बाहर नहीं निकलती है। तो इसलिए ये सारी क्या होती है, इकट्ठा हो जाती है, और सी है वो अपने इकट्ठा नहीं होती है। तो बात करते हैं नेक्स्ट है मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। और बाकी सारी जो जानकारी वो यहाँ पे है। इस जब गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं और कृत्रिम मशीन द्वारा रक्त को छानकर हानिकारक पदार्थों और रक्त अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने की चिकित्सा प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस या अपलोहन कहते हैं। क्या है, अपोहन कहते हैं भाई। हेमोलिसिस क्या होता है भाई, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के समय से पहले टूटने या नष्ट होने की प्रक्रिया को हेमोलिसिस रक्त लयन कहते हैं, जिसे हीमोग्लोबिन रक्त प्लाज्मा में मुक्त हो जाता है। और ओस्मोसिस क्या होता है भाई, किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलायक जैसे पानी के अणुओं का कण सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर होने वाले श्वेत प्रवाह को ओस्मोसिस कहते हैं या प्रसरण कहते हैं। और पैरालिसिस क्या होता है, ये अपने पास वो जो लकवाग्रस्त हो जाते हैं वो होता है। तो ये नाम याद रखना भैया आप लोग। नेक्स्ट यार, निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं। विषाणु जनित की बात करें तो मम्स है, रेबीज और हर्पीज है। बाकी सभी में कोई जीवाणु से है, कोई अपने पास वंशानुगत है, लेकिन मम्स, रेबीज और हर्पीज है, ये विषाणु जनित रोग है, वायरस जनित रोग है। यूरोनॉर्मस स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। वह गैस कौन सी है, वो CO कार्बन मोनोऑक्साइड है भाई। क्या है, CO होती है, जिसे यूरोनॉर्मस स्वचालित वाहनों में क्या किसको कंट्रोल किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को, जो कि पॉल्यूशन फैलाने में ज़्यादा क्या होती है, कार्यकारी होती है। इसके बाद में झीलों व तालाबों में फास्फेट व नाइट्रेट गिरने से क्या होगा, यूट्रोफिकेशन यानी पोषण वृद्धि होगी भाई, ये होता है। झीलों व तालाबों में फास्फेट व नाइट्रेट गिरने से क्या होता है, यूट्रोफिकेशन होता है। और यूट्रोफिकेशन होगा तो सीधी सी बात है, पानी के जो पौधे हैं जैसे शैवाल है, जलकुंभी है, वो ज़्यादा बढ़ेगी तो वो पानी के ऊपर फैल जाएगी, पानी पे फैलेगी तो नीचे ऑक्सीकरण की क्रिया रुक जाएगी। चलिए, जब खेतों में उर्वरक नाइट्रेट और फास्फेट बहकर पानी में आते हैं तो जल निकाय में पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। इसे यूट्रोफिकेशन सुपोषण कहते हैं, जिसके कारण तेजी से शैवाल फूलते हैं और पानी की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। ये देख लो। कथन क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में घुएगा जो रोग है वो सामान्य बीमारी है। दोनों ही सही है भाई, कारण और कथन दोनों सही है। क्यों, पहाड़ी क्षेत्रों में नमक में आयोडीन की कमी पाई जाती है। नमक में कमी, जो भोजन है आयोडीन की कम मात्रा के कारण क्या घुएगा रोग है वो ज़्यादा हो जाता है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया है। सीजे बेरोस, डी कास्त्रिय, वॉल्टर जी रोसेन है भाई, ये जिन्होंने बायोडायवर्सिटी का पहला शब्द का प्रयोग किया है। देखो बात करते हैं नेक्स्ट आता है हार्ड डिस्क क्या है। ये अपने पास सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क हमेशा जो पेन ड्राइव लेते हो ना आप लोग, पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाते हो, अपने डाटा रख लेते हो, तो हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है।
और प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो वो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो अपने पास क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। आउटपुट यंत्र अलग होते हैं, जैसे आउटपुट यंत्र यानी जैसे प्रिंटर है, मॉनिटर पे भी आपको डाटा बाहर दिखाई देते हैं, तो वो सारे आउटपुट यंत्र होते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार कचरे को कितने श्रेणियों में अलग करना अनिवार्य है, 3 चरणों में, है ना, 3 चरणों में। लाल, नीला और हरा रंग का जो डब्बा रखते हैं, डस्टबिन रखते हैं, उसके लिए मैंने पहले बता दिया भाई। इसके बाद निम्नलिखित में से अम्ल कौन सा है जो अमाशय भित्ति में ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है और फास्फोरिक अम्ल है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है भाई। तो इसमें बात करें हमारे पेट अमाशय की जठर ग्रंथियों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, ये माध्यम को अम्लीय बनाता है ताकि पेप्सिन एंजाइम सक्रिय होकर भोजन का पाचन कर सके, साथ ही ये भोजन में हानिकारक बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देता है। कौन सा ध्यान में रखना, अपने पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग मानव शरीर के आंतरिक अंगों की क्रियाओं का संचालन करता है, मेडुला ऑब्लागेंटा। मेडुला ऑब्लागेंटा जो गेटा है वो आपके पास तंत्रिका तंत्र के जो मानव के आंतरिक अंग उनको क्या करता है, क्रियाओं का संचालन करता है। ये ध्यान में रख लेना कहाँ पे होता है ये। नेक्स्ट है एक क्षार होता है, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज। तो आपके पास सोडियम है वो एक क्षार धातु है, जो क्षारीय धातु जिसको अपन कहते हैं वो होता है। अभी आपके 85 क्वेश्चन हो गए हैं। 16 जो क्वेश्चन आपके पास जो मैथ के हैं वो हम सर को अभी बुला रहे हैं थोड़ी देर, यानी इस क्लास के बाद में आपको वो मैथ की क्लास है वो मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपने जो 10 मॉडल पेपर वो कंप्लीट हो जाते हैं, और 10 मॉडल पेपर के बाद में एक बार हम मॉडल पेपर सीरीज को तो रोकेंगे, और आपकी एक जो मेगा क्लास जो मैंने बता दी है 500 प्लस क्वेश्चंस की, अगर वो बन जाती है, देखो मैं अभी गारंटी नहीं लूँगा, 10 मॉडल पेपर सफिशिएंट होते हैं, इनका आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हो इसमें। तो इसके बाद में आपके पास इस पेपर के बाद में अगर समय रहा आपकी एग्ज़ाम में, एक दिन पहले सुबह तक यानी 27 तारीख को सुबह अगर समय होता है तो मैं आपके लिए क्लास अवश्य अपलोड करूंगा 500 प्लस क्वेश्चंस की। उसको आपको फास्ट फॉरवर्डिंग करके देख लेना है, आपका कंप्लीट कोर्स है वो रिवीजन में हो जाएगा। तो बस आज की इस क्लास को यहीं पे कंप्लीट करेंगे, लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि मेरे जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहे हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।